प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के जानकार हैं। आपने अनेक लेख और पुस्तकें लिखी हैं। आपकी कुछ मान्यताएं भी हैं दक्षिण कोसल को लेकर, कुछ मान्यताओं का आपने खंडन भी किया है। आप तो संस्कृत में एमए करने के लिए वाराणसी गए थे, लेकिन आपने एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी वगैरह में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और उसके मैंने कुछ ही दिनों के अंदर आपने स्थापित मान्यताओं का खंडन किया और लोगों का गुस्सा भी आपने झेला, विरोध भी झेला। ये सब कैसे हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जैसा कि आपने कहा कि मैं वाराणसी गया था संस्कृत में एमए करने, इसमें संदेह नहीं, परंतु संयोग जिसको कहते हैं वह अपना मेरे जीवन में विभिन्न अवसरों पर उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वाराणसी में कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में मैं पैर रखा हूँ और वहाँ मेरी भेंट हो गई। उस समय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्राचार्य थे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर राजबली पांडे। उनसे भेंट हो गई और उनके साथ पैदल मैं धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी तक पहुंचा। रास्ते में उन्होंने पूछा कैसे आए हैं, क्या है। मैं बताया एमए करने आया हूँ संस्कृत में। बोले कि संस्कृत में आपके क्षेत्र में भविष्य नहीं है, बेहतर यह है कि आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में एमए करो। और उसके बाद हम कॉलेज गए, उनके साथ मैं प्राचार्य कक्ष में गया, बातें हुई और अंत फैसला हो गया। वो उन्होंने फॉर्म दिया, मैं भरा और सर्टिफिकेट वगैरह ले ही गया था साथ में, सब अटैच किया, दे दिया, एडमिशन हो गया। एमए जिस समय कर रहा था उस समय ही वहाँ कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यालय था, मुख्य ऑफिस। और हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय इतिहासकार विद्वान पंडित लोचन प्रसाद जी पांडेय उस एसोसिएशन में, उसकी बैठकों में, कॉन्फ्रेंस में आया करते थे। ऐसे ही कि एक अवसर पर हमारी उनसे भेंट हो गई। वे आए थे कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी और गुरुदेव के पास हमारे बैठे हुए थे। उनसे चर्चाएं हुई। राजबल पांडे जी ने हमारा परिचय कराया और बताया कि ये आपके यहाँ रायपुर के रहने वाले हैं। वो व्यक्ति सीधे छत्तीसगढ़ी में उतर आए और बातें करने लगे और फिर बोले कि बेटा तुम पढ़ लो, फिर पांडे जी से मैं निवेदन करूँगा इनके अंदर ही रह कर के तुम पीएचडी करो छत्तीसगढ़ पर। यह पीठिका थी छत्तीसगढ़ विषय पर कार्य करने की विषय। फिर आपने जो समय के कुछ लोगों की दक्षिण कोसल के बारे में कुछ स्थापनाएं थीं इतिहास को लेकर के, जिनका आपने एक तरह से खंडन किया, नई स्थापनाएं थीं। उस समय कोसल के इतिहास पर बहुत सी किताबें आ चुकी थीं, स्वतंत्र रूप से नहीं, परंतु राजवंशों का इतिहास ये सब करते हुए और बाद में फिर स्वतंत्र किताब भी आ गई थी जिसमें राय बहादुर हीरालाल वगैरह का ये है। तो उन ग्रंथों के आधार पर और उसमें इस बीच
मिराशी जी और उसके पूर्ववर्ती विद्वानों ने आलेख बहुत लिखा है। मिराशी जी तो इतने बड़े थे कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश सिक्के, शिलालेख, पूर्व में पढ़े गए शिलालेख, उस समय तक मिल रहे शिलालेख, इन सब का अध्ययन किया था, संपादन किया था और प्रकाशन कराया था। तो उनकी अपनी स्थापनाएं थीं, उसको लेकर के सब चर्चाएं, उनकी कई स्थापनाएं हैं, उसको हमने खंडन किया है और कई स्थानों पर हम उनकी मतों से सहमत भी हैं। ये है, प्रक्रिया है, एक एक बिंदु अगर बताते बैठूं बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी ये मिराशी जी लिविंग स्कॉलर थे हमारे समय के, और उनसे डिस्कशंस भी हमारे बहुत हॉट डिस्कशंस होते थे प्रायः, क्योंकि वो बहुत उग्र थे। उनकी बात को कोई थोड़ा भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे तो सहन नहीं होता था उनको। और कॉन्फ्रेंसेस में प्रायः इसी कारण हमारी उनसे बहस हो जाया करती थी और हॉट डिस्कशंस हो जाते थे कई बार। तो ये, परंतु प्रेम उनका हमारे प्रति था, हम उनका सम्मान करते थे सब होते हुए भी। छत्तीसगढ़ का जो पूरा वैभव है, यहाँ की नदियाँ, पहाड़, यहाँ के मंदिर, तीर्थ स्थल, यहाँ के वन, यहाँ की लोक परंपराएं, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, यहाँ के लोग, ये कहना चाहिए कि जो समूचा एक जीवंत छत्तीसगढ़ है, न केवल वो जो उत्खनन में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आपने बहुत विचार किया है और लिखते रहे हैं। कुछ बताएं इनके बारे में आप। क्या है, बहुत प्राचीन समय में प्राग ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन मनुष्यों का रहन सहन, खान पान, इसको अभिव्यक्त करने वाले जो प्रमाण हैं, खास करके सिंघनपुर की पहाड़ियों में प्राचीन चित्रकला जो है, चट्टानों पर बने हुए हैं, वो इसके प्रमाण हैं। एक, आरंभिक मानव के द्वारा अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए पत्थर के जो उपकरण बनाए गए हैं, वो उपकरण प्रमाण हैं। पहले मेरे पास बहुत से उपकरण वगैरह रखे थे, भर के रखा था, वो क्या बाद में कौन संभाले क्या करे, तो मैंने उसको यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निगम को दे दिया। बच्चे पढ़ेंगे, देखेंगे, आएंगे, इस उद्देश्य से मैंने सब दे दिया वहाँ। तो यहाँ वस्तुतः उस समय का मानव जंगल से गुजरता था, जंगल में उसको भय नहीं था, जंगल में जीता था वो, परंतु उसकी आवश्यकता में सबसे बड़ी आवश्यकता थी जल, पानी। तो नदी मार्ग पर वो रहता था, उससे दूर नहीं हटता था बहुत। परिणाम स्वरूप ये पत्थर के उपकरण प्रायः रिवर बेसिन में आपको मिल जाएंगे, और जहाँ बोर्डर्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। जैसे आप तो राजिम गए हैं, राजिम में तो मैदानी इलाका है चारों ओर, मगर महानदी ऊपर से चली आ रही है कांकेर की पहाड़ी से। कंक ऋषि जहाँ तपस्या करते थे वो कंक पर्वत कहलाया, उसके कारण महानदी वहाँ से निकली, तो उसका एक नाम है कंक नंदनी, कंक पहाड़ से निकलने के कारण। अब ये आपको अभी तक प्रकाशित किसी भी पुस्तक में ये नाम नहीं मिलेगा महानदी का, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। और इसी कंक पर्वत की शाखा है सिहावा।
महानदी की उद्गम में 3 शाखाएं हैं, 3 धाराएं हैं, और ये तीनों धाराएं जहाँ पर मिलती हैं उससे बस 2 किलोमीटर यानी 1.5 मील की दूरी पर दुधावा नदी जो कांकेर से निकली है वो आके मिलती है। तो महानदी से मिलने वाली बस्तर की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी दुधावा है। और फिर आगे जाते हैं तो पहाड़ी में, सिहावा की पहाड़ी में नगरी क्षेत्र जो है, नगरी क्षेत्र से ऐसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ एक नदी है जो निकली है, उसका नाम है सोंडूर। सोंडूर नदी में नगरी के आगे सीता नदी के पास से दूर में थोड़ा हट के इतना बड़ा जलाशय नुमा ये है कि वहीं पर बांध बांधा गया है, बड़ा विशाल, और वो आज एक बहुत रमणीय टूरिस्ट सेंटर है। तालाबी पहाड़ है, पहाड़ी तालाब है। वहाँ के सीता नदी बेसिन के जैसे गौर, वन भैंसा, नील गाय, नाना प्रकार के हिरण, चीतल, सामर, कोठरी, ढेरों वहाँ आते हैं प्याज बिछाने। उस नदी बेसिन पर एक सबसे अद्भुत चीज, यानी एक अलग प्रकार का, जिसको जंगली भालू कहते हैं, जिसके भालू में तो केस ऐसी रहता है मगर उसका केस ना बिल्कुल भूमि को स्पर्श करता हुआ, ऐसा ये सब देखने को मिलेगा आपको। और तो वो नदी, वो फिर एक नदी है बंजुला, और उसके बाद ठीक सिहावा के पास से ही निकली है सीता नदी। अद्भुत नदी है सीता नदी। और पूरा सीता नदी का बेल्ट क्षेत्र ऐसे आदिवासियों का है आज भी जो वर्तमान सभ्यता से कोसों दूर है। हिंदी समझ लेते हैं बेचारे, आपको असुविधा नहीं होगी, परंतु प्राचीन परंपराओं के इतने अधिक जानकार हैं कि आपको आश्चर्य होगा। जैसे श्रृंगी ऋषि नाम दुनिया जानती है, सिहावा पर्वत उसका रहने का स्थान था, यह भी सब जानते हैं। श्रृंगी की पत्नी कौन थी, यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। राजा दशरथ की एक बेटी थी शांता, जिसको उसने अपने मित्र लोमपाद अंग के नरेश को, अंग राजा को दे दिया था, क्योंकि लोमपाद के उसकी कोई संतान नहीं थी, तो इसने अपनी प्रथम कन्या उसको दे दिया। और जब वनगमन के समय राम वहाँ पहुँचे थे तो सीता, ऐसी मान्यता है आदिवासियों की, कहाँ तक इसमें सत्यता है नहीं क्या जानता, सीता को केश धोना था तो वहाँ पर गंगा प्रकट हो गई, तो सीता नदी को ये नाम दिया गया। और वहीं शांता से भेंट हुई और ये सब, तो ये कथा अलग है। तो ये सब पूरी एक कथानक वहाँ के आदिवासियों को कंठस्थ है। वहाँ के स्थानों में ये नाम है। गुफाएं, भयंकर गुफाएं, इतनी गुफा जिसकी सीमा नहीं। वहाँ श्रृंगी ऋषि की गुफा है, भारद्वाज ऋषि की गुफा है, अंगिरा ऋषि का आश्रम है,
शांता का इंडिविजुअल गुफाएं हैं, 7-8, 1-2 को जाने दीजिए। और ऐसे भयानक जंगल क्षेत्र में है, यानी जिसको कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में ऐसा जंगल, दो वृक्ष हैं हमारे यहाँ जंगल के बहुत महत्वपूर्ण, और ये मान्यता है कभी किसी जंगल में ये वृक्ष एक साथ नहीं जगते, जगेगा तो इनके क्षेत्र बटे होते हैं, सागौन और साल। ये 2 वृक्ष एक साथ नहीं जगते, परंतु सीता नदी का जंगल ऐसा जंगल है जहां एक साथ दोनों वृक्ष हैं। झाड़ियाँ, यानी इतने ऊंचे ऊंचे झाड़ झंका, ये झंकार कि जिसको कहते हैं ना, गर्मी के दिनों में भी सूर्य की रोशनी, वहाँ सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, पूरा जंगल का आवरण, आच्छादन पूरे क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। राजिम के बारे में तो आपने काफ़ी काम किया है। राजिम युग युग का स्थान है। महाभारत के अरण्य पर्व में कौशल के 3 तीर्थों का उल्लेख है, जहाँ 5 पांडव तीर्थ यात्रा में आए थे और लोमश ऋषि ने उनको ये तीनों तीर्थों की यात्रा कराई थी। उसमें एक तीर्थ है ऋषभ तीर्थ, उसवती थे ऋषभ तीर्थ। ये गुंजी के आगे, गुंजी से लगभग 14-15 मील की दूरी पर दमऊ दहरा एक स्थान है जहाँ ऊंची पहाड़ी से झरना गिरता है। अब वो पहाड़ी के ऊपर बांध दिए हैं तो झरना एक नाली की पानी जैसे कोई वो शोभा ही खत्म हो गई है अभी हाल में। पहले, और वो गुंजी में पहाड़ी के ऊपर लेक है जिसमें ब्राह्मणों को गोदान करने का उल्लेख है। उस लेख में उस स्थान का नाम प्राकृत भाषा में उसवती थे, उसव तीर्थ। उसव का अर्थ हुआ ऋषभ, प्राकृत भाषा का संस्कृत करेंगे तो ऋषभ हो जाता है। तो ऋषभ तीर्थ वो है, 2nd सेंचुरी BC का आलेख है वो। उसके बाद दूसरा तीर्थ है महाभारत में जिसका उल्लेख है बद्री तीर्थ। बद्री का संबंध विष्णु के प्रारंभिकतम रूप नारायण से होता है। वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्वरूप जो था उसको नारायणीय धर्म कहा जाता है। नारायण की तपस्या स्थली जहाँ थी वो बद्रिकाश्रम है, बद्री वन। बद्री कहते हैं बेर की छोटी छोटी झाड़ियाँ, विशाल वृक्ष नहीं। तो अब न हिमालय के बद्री वन में है ये वन की सत्ता, न राजिम में है, मगर रिवर बेसिन में वहाँ आज भी झुरमुट हैं उस छोटे बेर के कुछ। सोढूर नदी ऊपर मिल जाती है महानदी में, और पैरी नदी राजिम में ही आकर मिलती है। राजिम के तट से जो नदी बहती है वह पैरी है, और इधर से जो ऊपर से नयापारा की दिशा से गोबरा के गांव की ओर से जो नदी आती है वो महानदी है। इन दोनों के संगम हैं। सोंढूर का भी संगम इसी क्षेत्र के अंतर्गत मान लेते हैं लोग, यद्यपि वो काफ़ी ऊपर है। इस तरह से 3 नदियों का संगम स्थल होने के कारण वो प्रयाग, परंतु वो है या ना है इसकी बात जाने दीजिए।
जहाँ पूर्णिमासी के समय, माघ पूर्णिमा के समय विशेष स्नान की व्यवस्था होती है। पर्व के रूप में जहाँ माघ पूर्णिमा को माना जाता है, जहाँ वैष्णव और शैव की समान सत्ता होती है और जहाँ शैव वैष्णव में समाहित दिखाई पड़ता है, ऐसा बद्री तीर्थ राजिम है। तो महाभारत का दूसरा तीर्थ राजिम से मैंने उसको, ये मेरी स्थापना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्राकट्य को लेकर या चंपारण को लेकर के राजिम का उल्लेख आता है और फिर कुछ दूसरी मान्यताएं भी हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्राकट्य को लेकर राजिम की मान्यता नहीं आती, कहीं उल्लेख नहीं है राजिम का उसमें। नहीं, चंपारण का है क्या? देखिए, राजिम की यात्रा के पंचकोशी धाम है चारों ओर। उसमें से पटेवा एक मगालोर में पड़ता है, पटेवा एक, फिर चंपेश्वर दो और बमनी फिर काफ़ी आगे है, सिरपुर के भी आगे, ये तीन, फिंगेसर चार, कोपेश्वर कोपरा पाँच, ये पंचकोशी यात्रा। और कोपेश्वर से फिर राजिम में कुलेश्वर जिसको बोलते हैं, वो उसका वास्तविक नाम है उत्पलेश्वर। उत्पल कहते हैं कमल को। तो कमल क्षेत्र में कमल के समान नदी मध्य में है, तो कमल के समान जिसकी सत्ता है वह है उत्पलेश्वर। और कमल पर खड़े होने वाले विष्णु के लिए वो पूज्य है, और राजीव लोचन नारायण के लिए ये पूज्य है। राजिम में जो राजीव लोचन की प्रतिमा है वह नारायण की प्रतिमा है। विष्णु के 24 रूप माने गए हैं। उस 24 रूप में नारायण का विग्रह पूरे छत्तीसगढ़ में, कोसल अंचल में अकेला राजिम का है जो पूजा में है, अर्चा विग्रह। तो प्रमुख अर्चा विग्रह नारायण का विग्रह, ये प्रमाणित करता है ये बद्री धाम है। और उसको लेकर के फिर वहाँ हमने सर्वे किया है। तो महाभारत में जब नदी तीर्थ के रूप में इसका उल्लेख है, तो महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र अंचल में जो सबसे निचले स्तर पर, यानी आज की तुलना में ये वर्तमान स्तर आज का है, नीचे खोदते जाएंगे सामग्री मिलती जाएगी, वो प्राचीन। तो प्राचीनतम जो स्ट्रेटा है, सतह है, वहाँ से जो हमको मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे हस्तिनापुर की खुदाई में मिले हैं, कुरुक्षेत्र की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर बीबी लाल ने जिसका संपादन किया है, वे पात्र हमको हमारे यहाँ मिलते हैं राजिम में। तो महाभारत युगीन था। उसके पूर्व चाल्कोलिथिक एज यानी प्रस्तर धातु काल, प्रस्तर युग जीवित है। साथ में मनुष्य जब धातु के उपकरण पर बनाना शुरू करता है, हस्त कुठार वगैरह लोहे का, उस समय जो के मिट्टी के पात्र प्रयोग में आता था वह भी वहाँ से मिला है। तो इस प्रकार वहाँ से मिट्टी के
नदी बेसिन में वो मनमाना भाग्यवश मेरे को नदी की कगार पर पूरा स्ट्रेटा निकला है 7 सतहों में, जहाँ से हर सतह पर मैंने मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए हैं और ऊपरी जो सतह है वो कचूरी कालीन है। तो ऐसा वो मिलता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय था जब श्रीपुर या सिरपुर का एक स्वर्णिम युग था, बहुत नाम था इसका। राजनीतिक दृष्टि से था, सांस्कृतिक दृष्टि से राजा प्रजा की मान्यताओं को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए वहाँ पर करता था। तो धार्मिक क्षेत्र में, अन्य गतिविधियों में जो कुछ सूचक, जो कुछ भी प्रमाण मिलते हैं वो उसके कारण है। राजपोषित, ऑन द कॉन्ट्रेरी, राजिम राजपोषित नहीं रहा। राजा स्वयं आगे बढ़ करके करता था वो अलग चीज। राजपोषित कौन सा रहा है? कौन रहा है? श्रीपुर राजपोषित रहा है, राज्याश्रित। परंतु राजिम किसी भी युग में पूर्णतः राज्याश्रित नहीं रहा। राज्य का संरक्षण मिलता था, व्यवस्था थी संरक्षण देना, जैसे आज के युग में। तो इस प्रकार से रह गई बात। आपने अच्छा प्रश्न किया था। अभी जो एक नया चला है कुंभ, राजिम कुंभ, तो वस्तुतः मान्यता प्राप्त कुंभ तो 4 हैं। परंपरा से मान्यता प्राप्त कुंभ 4 हैं, परंतु ज्योतिष के ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो 12 राशियों का ग्रह, ये पूरी कुंडली बनती है, स्थान होता है। गुरु की खास स्थिति और गुरु के साथ चंद्र और सूर्य की अनुकूलतम स्थिति और उसके साथ मंगल, इतने ग्रहों का एक विशेष प्रकार का संयोग जब होता है तो उस स्थान में कुंभ होता है। और इसका एक यह भी कुंभ यहाँ पहले होता रहा होगा, इसकी संभावना इसलिए है कि 4 जो माने हुए, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों में तो कुंभ होता ही है। इसके अतिरिक्त 5वां स्थान मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ कुंभ के अनुसार ही सब आयोजन होते हैं और वहाँ मुख्य पर्व प्रति 12.5 वर्ष में आता है। वह स्थान है कुंभकोणम। उसका नाम भी विचारणीय है यहाँ, कुंभकोणम। और वहाँ जिस मंदिर में प्रमुख उत्सव मनाया जाता है, उस मंदिर का है तो वहाँ शिव की एक छाया मूर्ति है, परंतु यानी पीठिका जो सूर्य शिव की है, शिवलिंग जहाँ स्थापित किया जाता है, अर्घा के ऊपर शिवलिंग न हो करके महाकुंभ है, अमृत घट। कुंभकर्ण ऐसा स्थान है जो समुद्र से एकदम निकट है। समुद्र मंथन में अमृत निकलने की अवधारणा, समुद्र से उसकी निकटता, स्थान का नाम कुंभकोणम। 12.5 वर्ष में वहाँ पर
आयोजन होना मेले का, ये कुंभ का ही एक रूप है जो वहाँ चलता है। हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है कि अभी जैसे मैं बता चुका हूँ, उन ग्रहों की विशिष्ट स्थिति, गुरु की विशिष्ट उपस्थिति, नक्षत्र विशेष, राशि विशेष में राज्य में जब मेला आरंभ हुआ माघ का, माघ मास में विशेष मेले का आयोजन प्रयाग के पश्चात राज्य में ही होता है। प्रयाग में प्रतिवर्ष होता है, चाहे कुंभ हो या न हो। माघी मेला वहाँ विख्यात है। राज्य में भी प्रतिवर्ष होता है मेला। पहले से, बहुत पुराने समय से किसी को ज्ञात नहीं है, तब से वहाँ माघ पूर्णिमा का स्नान, महाशिवरात्रि तक प्रतिदिन वहाँ नदी स्नान और सब प्रक्रियाएं ये चलती रहती हैं। यह भी संकेत है एक प्रकार का कि यहाँ कुंभ सदृश, कुंभ समतुल्य कोई आयोजन पहले होता था। और ये असंभव नहीं है, क्योंकि अगर हम इस बात को माने, हमारे यहाँ धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे संभव नहीं है। सभी मनुष्य ऐसा कर दें, ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी किसी भी इस भूतल में किसी व्यक्ति के ऊपर वैसे भाव उत्पन्न होते हैं, वो उसके कारण नहीं होते, उसकी अपनी विविधता नहीं होती। अगर हम भारतीय अवधारणा को लें, धर्म के क्षेत्र में जो एक कमजोर पक्ष है आस्था का, श्रद्धा का, उसमें प्रवेश करके अगर हम देखें, इस यहाँ तर्क काम नहीं करता। किसी भी एक पात्र के मुख से, कार्यों से, विचारों से ऊपर वाले को जो कराना होता है, वो उसकी प्रेरणा बन जाता है, वो माध्यम बन जाता है। तो विलुप्त प्राय परंपराएं जैसे कल्पवास, माघ मास में 1 माह तक व्यक्ति वहां निवास करता है, नदी में रेत के ऊपर अपना आश्रम बना के रहता है, कुटिया बना के 1 माह तक। कल्पवास की परंपरा प्रयाग में है, कल्पवास की परंपरा हमारे राज्य में भी है। श्री विष्णु सिंह ठाकुर जी, आपके पास पुरातत्व को लेकर बहुत सी बातें हैं, एक पूरी गठरी है अनुभवों की, जानकारियों की। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो पूरा वैभव है, इससे संबंधित जो आपके काम हैं या जो बातें उल्लेखनीय हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, चाहे वो पूरा वैभव हो, चाहे चित्रोत्पला महानदी के बारे में हो, चाहे मंदिरों के बारे में हो, चाहे स्मारकों के बारे में, बताइए हमें। अभी प्रारंभ में आपने पूछा था, तो मैंने एक बात कही थी, मानव प्रजाति की उत्पत्ति संसार में विभिन्न स्थानों में आकी जाती है। हम यह वर्तमान में यह दावा तो नहीं कर सकते कि छत्तीसगढ़ में इसकी व्युत्पत्ति हुई, परंतु आरंभिक विकास के प्रथम चरण में, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, उस समय का मानव कैसा था, क्या करता रहा होगा, आज भी वनांचल के आदिवासियों की जीवन शैली में
हम उसकी आभा देखते हैं। प्रत्यक्ष है, अर्थात आद्य प्रागैतिहासिक युगीन संस्कृति अनवरत क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते गुजरते आज छत्तीसगढ़ के आदिम जनों में यथावत व्यवहार में है, प्रचलन में है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अंग्रेज लेखकों ने, विचारकों ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि छत्तीसगढ़ इज ए लैंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड प्रीहिस्टोरिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ। प्राग ऐतिहासिक काल में जीवन के जो सिद्धांत थे, वैल्यूज थे, महत्व थे, वो आज भी यहाँ जीवित है। इस प्रकार की अवधारणा चली आ रही है। और अगर प्राप्तियों में हम देखें तो हसदो, शिवनाथ, ये नदियां ऐसी हैं जहां प्रारंभिक काल के हस्त कुठार उपकरण हमको मिलते हैं। हसदो में मिला है, शिवनाथ में मैंने जो प्राप्त किया है आपको बता रहा हूं, और इंद्रावती में मिला है, ये विवेक दत्त झा कहते हैं। महानदी में श्री टूस द्वितीय चरण के प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजिम से हमको मिला है तृतीय चरण के नवपाषाण युगीन। तात्पर्य, राजिम वह स्थान है जहां मानव सभ्यता नव प्रस्तर युग से लेकर आज तक जीवित है, क्रम में चली आ रही है। ऐसे ही अनेक स्थान हैं। यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन मेगालिथ प्राप्त हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। जैसे इधर करकाभाट, करही भदर, गुरूर के पास बालोद तहसील में करकाभाट, करही भदर, धनौरा आदि गांवों में, मुजगहन, बहुत बड़ी संख्या में मेगालिथ थे। दुर्भाग्यवश सड़क बनाने वाले ठेकेदारों ने जमीन के ऊपर विशाल पत्थर देखे और सबको तुड़वा करके अपने सड़क को बिछवा दिए ठेके के। तो अज्ञानतावश करकाभाट का छोटा सा एरिया गवर्नमेंट के संरक्षण में है, बाकी पूरे खत्म हो गए। इस प्रकार की मेगालिथिक परंपरा आज भी बस्तर के आदिवासियों में जीवित है। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको वो जहाँ पर उसका संस्कार करते हैं उसके ऊपर पत्थर का या काष्ठ का अच्छी खुदाई की हुई, उसके ऊपर यानी काष्ठ में दिवंगत आदमी के पूरे लाइफ को डिपिक्ट कर देते हैं। ऐसी भी परंपरा है और वो वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह भी यानी नव प्रस्तर युग में प्रचलित मेगालिथिक परंपरा आज भी आदिवासियों में व्यवहार में जीवित है, जीवंत प्रमाण है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आग पैदा करने की कला, आप रायगढ़ में चले जाइए, सिंघनपुर, कबरा पहाड़ की पहाड़ियाँ, हमारे बस्तर में जाइए, वे जंगल
जहाँ बांस हैं वहाँ आदिवासी कभी चकमक पत्थर या लोहा और रुई लेके नहीं जाता। या दूसरे और है उसके रुई के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वो कुछ लेके नहीं जाते। जहाँ उनको आवश्यकता हुई आग पैदा करने की, जैसे चोंगी पीना है तो पत्ता तोड़ा, चोंगी बनाया, माखूर डाला, नीचे घोटी डाला गोल वाली, ऐसे ऊपर की आधी मोड़ दिया ऊपर की ओर। उसके बाद इतना बड़ा बांस, हरा बांस, ऐसे टंगरी से काटता है। उसके पिछले हिस्से को, मोटे वाले हिस्से को इतना बड़ा काट देगा, काट के उसको पैर में रखता है। तो जिसको दबाता है उसमें भी टंगरी से ऐसे छेद कर देता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा गड्ढा करता है। और उसके बाद ऊपर का जो पतला वाला हिस्सा है उसमें एक साइड को पॉइंटेड कर देता है, छील के नोकीला, और नोकीले साइड को वो गड्ढे में रखता है और बांस यूं रगड़ता है जोर से, भक से उसमें आग आ जाती है। तो ये यानी अग्नि उत्पन्न करने की कला परंपरागत रूप से कैसे चली आ रही है हमारे यहाँ, और इसके प्रमाण कौन है? आदिम जनजातियां। ऐसे ही अनेक व्यवहार हमको देखने में आए हैं। तो इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता और संस्कृति के कई पक्ष यहाँ आज भी जीवित हैं। सिरपुर है, भोरमदेव है, रतनपुर है, आरंग है, कुछ बताएं। उसके बाद फिर इतिहास का रोल बदलता है और हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। तो देखिए, जिस समय भारत पर मौर्य शासकों का राज्य था, उस समय यह स्थान कलिंग के एकदम निकट था, जहां अशोक ने आक्रमण किया था। अशोक के अभिलेख हमको यहाँ एक भी नहीं मिले, परंतु अशोक के अभिलेखों की परंपरा में उसके पश्चात जो लिपि विकसित हुई सेकंड सेंचुरी बीसी की, वो लिपि हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं। विक्रम खोल की गुफाओं में वो लिपि है। बिलासपुर के पास किरारी नाम का गांव है, वहाँ तालाब के खंभे के रूप में प्रयोग किया जाता था लकड़ी का टुकड़ा, उस पर आलेख है जो हमारे संग्रहालय में रखा हुआ है। एक ही पीस है पूरे भारत में लकड़ी पर सेकंड सेंचुरी बीसी की स्क्रिप्ट अवधि। ये और वह लकड़ी कौन थी, इसको लेकर के बड़े बड़े शोध हुए हैं जमाने से, भारत में ही नहीं विदेशों में, कि यह कौन सी लकड़ी होगी। उस लकड़ी में गांठ है, गांठ बनवाने हैं, और ऐसे गांठ वाली अगर कोई लकड़ी है तो कौन सी है? महुआ, सस्ती एकदम, किसी काम की लकड़ी नहीं। उससे सीधा पा करके उसको तालाब के खंभे के लिए काटा गया होगा, उसके ऊपर लेख लिख दिए, और यह लेख सातवाहन युगीन है। और सातवाहन नरेश जो छत्तीसगढ़ पर राज्य करता था, उसने उसमें दान दिया है, उसका उल्लेख है। तो इस प्रकार सातवाहन युगीन परंपरा यहाँ रही, शुभ युगीन परंपरा यहाँ रही।
हमारे यहाँ माना जाता है कवि कालिदास चाहे शुंगकालीन कवि हों या गुप्तकालीन हों, उनका जो मेघदूत है उसकी रचना कहाँ से हुई, तो रामगिरी से ये स्वीकार किया जाता है। वह रामगिरी कहाँ था, कौन सा स्थान था में था भारत में? पहले विद्वान सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ियों में को मानते थे रामगिरी, फिर अन्य विद्वानों ने उसको काटा। अभी दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक सरगुजा का रामगढ़ पहाड़ी और दूसरी नागपुर के पास रामटेक, वह रामगिरी था, रामटेक जो है। ये दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। अब उसमें हम देखें तो रामटेक से अगर मेघ उड़ता है तो उसको अमरकंटक आने की आवश्यकता नहीं है, वहां से सीधे जाएगा हिमालय की ओर। रामगढ़ की पहाड़ी से अगर मेघ जाता है तो अमरकंटक तक गया, और कभी उसको कहता है कि मेघ अमरकंटक से तुम सीधा उत्तर नहीं जाना, थोड़ा वक्र हो जाना, तिरछा हो जाना और उज्जैन जाना। कवि की यह वाणी, और आप वहाँ के नक्शे को, टोपोग्राफी को देखें एरिया का अपना, तो अगर वह रामगढ़ से उड़ के अमरकंटक तक आया, अमरकंटक से सीधे में जा करके सतना की ओर सीधा निकल जाता, बात दूसरी थी। नहीं गया मेघ, वहां से वो पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, वक्र होता है, पश्चिम की ओर थोड़ा से घूम के वो जाता है कहाँ, उज्जैन। और उज्जैन जाने के बाद फिर वह उत्तर की ओर जाता है। तो उज्जैन मेघ को भेजता है कवि। लोगों का अनुमान है कि उस समय उसका घनिष्ठतम संबंध उज्जैन से रहा है, इसीलिए संदेश लेकर जा रहे मेघ को उज्जैन भी भेजता है। ये एक मान्यता है लोगों की। तो रामगढ़ को अगर हम मान लें तो उसमें बताई गई समस्त बातें अनुकूल बैठती हैं, ये एक धारणा है। उसके बाद पूरे भारत में जिस समय गुप्तों का आधिपत्य था, उसको भारतीय इतिहास का, प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्तों के समय यहाँ पर जो राजवंश आया, बड़ी लंबी श्रृंखला है राजवंशों की। उनमें से एक राजवंश था शरभपुरीय। शरभपुर उनकी राजधानी थी, इसलिए राजधानी के नाम पर यह वंश शरभपुरी वंश कहलाया। शरभपुरी वंश के राजागण वैष्णव धर्मावलंबी थे। जैसे गुप्त वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैसी ये भी वैष्णव धर्मावलंबी था। और यहाँ के प्रसिद्ध स्मारक जो अस्तित्व में आया है, वो छत्तीसगढ़ का ताला शरभपुरी काल की देन है। देउर मंदिर मल्लार उस काल का देन है। राजिम में रामचंद्र मंदिर के महामंडप में जो स्तंभ हैं और उन पर जो चित्र हैं, चित्रकारियां हैं, वो
शरपुरी काल की देन है। इन मूर्तियों में उत्तर भारतीय शिल्प, गुप्तकालीन उत्तर भारतीय शिल्प शैली का आपको ऐसा सुंदर स्वरूप दिखाई पड़ेगा कि आप खुश हो जाएंगे। सारनाथ का गुप्तकालीन शिल्प यहाँ के शिल्प में कहाँ जाता है, किस कोने में जाता है, आप ध्यान से हट जाएगा आपका। इतना मनोरम, इतना सुंदर, और विषय वस्तु उससे ज्यादा लालित्यपूर्ण। ऐसी कला। और उसके बाद फिर आता है गौरवशाली कालखंड, यहाँ पांडुवंशियों सोमवंशियों का, जिसका प्रमाण कहाँ है? सिरपुर उनकी राजधानी थी। सिरपुर शरपुरियों की भी राजधानी थी। श्रीपुर का लक्ष्मण देउल इस काल की देन है। श्रीपुर के उत्खनन में प्राप्त जो बौद्ध विहार आदि मिले हैं, प्रसिद्ध वहाँ की जो बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं, ये सब उस काल की देन है, सोमवंशी काल की। और विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, ये सब सिरपुर की पूरी जो कुछ भी इतिहास हमारे सामने आज है, प्राणवंत इतिहास, वह सोमवंशी काल की, पांडुवंशी काल की देन है। उसी कालखंड में आया सामने हमारा राजिम। यद्यपि जैसे मैं अभी बताया आपको, राजिम में पूर्ववर्ती उदाहरण भी हैं शिल्प में, परंतु उस काल की अद्भुत देन है राजिम। और सबसे बड़ी चीज जो है महत्वपूर्ण, वह है वैष्णव धर्म के अंतर्गत पांचरात्र शाखा का उद्भव अगर कहीं होता है तो उसमें छत्तीसगढ़ में, तो उसका एक प्रमुख स्थान है राजिम। पांचरात्र का वैष्णव धर्म की एक शाखा है जहाँ नारायण की पूजा होती है। विष्णु का सबसे प्रमुखतम रूप है नारायण, तो नारायण की पूजा होती है। राजीव लोचन मंदिर की सीमा के अंतर्गत आपको विष्णु के 3-4 रूप देखने को मिलेंगे। उसमें वामन की जो मूर्ति है राजीव लोचन मंदिर में, तो वामन की वह मूर्ति अपने आप में बहुत अद्भुत है, अर्ली फेस का है, शरपुरी काल का। बलि की मूर्ति अर्लीस्ट है, तो वो तपश्चर्यारत विष्णु की एकमात्र प्रतिमा छत्तीसगढ़ में अगर कहीं मिली है तो राजीव में मिली है। और जिसको राजीव लोचन कहा जाता है विष्णु का रूप, वह वस्तुतः नारायण का है। तो प्रमुख मंदिर में मुख्य उपास्य देवता के रूप में नारायण की सत्ता, नारायणी धर्म के प्रवर्तक नारायण की स्मृति में वह मंदिर है। ये तो ये, और राजिम के बाद, राजिम लंबा सफर चलता है। राजिम जो है वह कचूरी काल में आ जाता है, कचूरी काल में आ जाता है। राजिम का जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है वह भी अपने आप में अद्भुत है। यद्यपि उसकी स्थापत्य योजना कई बार विकृत हो चुकी है नदी के मध्य में होने के कारण। यद्यपि उसका चबूतरा जो है वह बहुत ऊंचा है
और जितने अभी रेत के ऊपर जितना ऊंचा दिखाई पड़ता है उससे 5 फीट और नीचे है। और उसके बाद फिर विशाल बैठका है उसकी, वेदी बंद चबूतरे की। तो इस प्रकार की स्थापत्य योजना अपने आप में बड़ी, यानी स्थापत्य कला की दृष्टि से कुलेश्वर महादेव मंदिर का जो चबूतरा है उसकी योजना नदी मध्य में कैसे बनाना और संगम का स्थान, दोनों तरफ की धाराओं की मार, उसको सहने की क्षमता, ये सबको ध्यान में रखते हुए स्थपति को तकनीकी कितना अनुभव, कितना ज्ञान रहा होगा, इसका जीता जागता प्रमाण यह मंदिर है। फिर यह मंदिर एक मंडप लंबा चौड़ा और उसमें 2 गर्भगृह। ऐसी योजना दक्षिण भारत में पल्लवों के मंदिर में मिलती है, जो हमको 7वीं 8वीं शताब्दी के इस मंदिर में मिली है, कुलेश्वर महादेव में। पूर्व मध्यकालीन कई मंदिरों में मैथुन मूर्तियां हैं। देखिए, मिथुन जब हम कहते हैं तो वह नायक नायिका की युगल मूर्तियां हैं, किसी भी मुद्रा में वो हो सकते हैं। परंतु जब हम मैथुन मूर्ति कहते हैं तो सहवास की प्रक्रिया ही होती है। इसमें कामा अतुरा नायिका को प्रकट करने के लिए उनके जंघे पर ऐसे नीचे से बिच्छू चढ़ते हुए दिखाया गया है। लोकगीतों में बिच्छू कह के चढ़ना काहे का प्रतीक है, हम मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इसको, है वो भाव है। तो कामातुरा नायिका को प्रस्तुत करने के लिए, प्रकट करने के लिए ये भाव है। फिर अल्पतम वस्त्र, कभी कभी नग्नता की स्थिति, ये रहता है। सभी एरोटिक स्कल्पचर्स केवल वासनात्मक नहीं होते, उसमें तांत्रिक यौगिक प्रक्रियाएं रहें जुड़ी हुई हैं। खास करके भोरमदेव में कुछ प्रतिमाएं हैं, 2 नायिकाएं पार्श्व में खड़ी हैं नग्न। नायक अर्ध सिंहासन शीर्षासन की मुद्रा में है। अर्ध शीर्षासन यानी पूरा शीर्षासन है, कमर के ऊपर दोनों पैर, जैसे सामान्य रूप से आदमी पालथी मार के बैठे, सुखासन में बैठे, तो जैसे उसकी मुद्रा बनती है पैरों की, उस प्रकार से नायिका को लपेटते हुए पैर हैं और उसके ऊपर संभोगरत नायिका है। यानी एक कंसेप्ट है, शिव के साथ, शिव तो शव है, शक्ति के पाठ से, शक्तिपात जब होता है, शक्ति के द्वारा जागृत किए जाने पर वह शिव बनता है। और शिव का शक्ति के साथ सम्मिलन, 2 परिपार्श्विक दशाएं जब अनुकूल होती हैं चारों ओर की, प्रवेश जब अनुकूल होता है, तब पार्वती तपस्या से उठती है और उसको वो जागृत करती है, शिव को। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर, आपने प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के संबंध में अपने जीवन अनुभव के बारे में और जो कुछ आपके पास ज्ञान है, संस्मरण है, इसके बारे में आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई। इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।